बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो टुडे विल बी लर्निंग जीपीसीआरस, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। सबसे पहले हम ग्रुप 2 हार्मोन्स की बात कर लेते हैं कि ग्रुप 2 हार्मोन्स जो होते हैं वो बेसिकली हाइड्रोफिलिक और प्रोटीन इन नेचर हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते। तो जो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते तो उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के 3 टाइप के रिसेप्टर हमने पढ़े थे, लाइकेन आयन चैनल्स, जीपीसीआरस एंड द थर्ड वन वर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसेस। तो अब हम जीपीसीआरस को देखते हैं कि जीपीसीआरस कैसे ग्रुप 2 हार्मोन्स को सिग्नल उनका कन्वे करते हैं। तो ग्रुप 2 हार्मोन्स जिनको हम प्राइमरी मैसेंजर पे बोलते हैं या लाइगेंड पे बोलते हैं, ये डिफरेंट वैरायटी के सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करते हैं, लाइक सिक्लिक एएमपी, सिक्लिक जीएमपी, कैल्शियम फॉस्फोराइडिनोसिडोल और काइनेसेस फॉस्फेटेस कैस्केड भी जो है ना जीपीसीआरस के थ्रू ही होती है। अब जीपीसीआरस बेसिकली दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड डिवर्स ग्रुप ऑफ इंटेग्रल प्रोटीन्स। इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो उसका और 50% जो आपकी मॉडर्न ड्रग्स होती हैं वो जीपीसीआरस को जो है ना उनको टारगेट करती हैं, क्योंकि हमारी ऑल्फैक्शन, विजन, टेस्ट, हार्मोन सिग्नलिंग, मूड रेगुलेशन, इवन इम्यून रेगुलेशन भी जीपीसीआरस पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो जीपीसीआरस होते क्या हैं, बेसिकली देयर आर 7 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस व्हिच एक्ट थ्रू guanosine न्यूक्लियोटाइड लिंक प्रोटीन्स। आपके पास 7 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस होते हैं, ठीक है, जो एक्ट करते हैं एक जी प्रोटीन के, यानी गुआनासिन न्यूक्लियोटाइड लिंक प्रोटीन्स, जिनको हम जी प्रोटीन बोलते होते हैं। अब इसमें जो 7 टाइम असल में ये अल्फा हेलिस 7 टाइम सेल मेम्ब्रेन को ट्रांसफर्स करते हैं, इसलिए हम इनको हेप्टा हेलिकुलर ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, हेप्टा हेलिकुलर ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर का मतलब है अपने जीपीसीआरस लिखते हैं। अब जीपीसीआरस के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो हमने बोल दिया कि एक रिसेप्टर होता है जो कि हेप्टाहेलिकुलर रिसेप्टर होता है, 7 जिसके अल्फा हेलिसेस होते हैं। दूसरी होती है जी प्रोटीन्स, ठीक है, ये ट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं जिनका मतलब 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, गामा सब यूनिट। इनके साथ लिंक होती है जीडीपी, ठीक है, guanosine न्यूक्लियोटाइड लिंक होती है। और तीसरा हमारे पास होता है इफेक्टर एंजाइम। इफेक्टर एंजाइम या तो एडिनाइल सिक्लेज होगा इन केस अगर सिक्लिक एएमपी सेकेंड मैसेंजर है, और अगर सेकेंड मैसेंजर सिक्लिक जीएमपी है तो guanylyl सिक्लेज होगा। एएमपी सीएमपी बिल्कुल सेम बात होती है, सिर्फ एडिनाइल एएमपी से जीएमपी हो जाएगा, एडिनाइल सिक्लेज से guanylyl सिक्लेज हो जाएगा। अब क्या होगा कि सबसे पहले ये हमारे पास लाइगेंड है, ये लाइगेंड आके बाइंड करेगा रिसेप्टर मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल के ऊपर जब इसका अल्फा सबयूनिट है ये डिटैच हो जाएगा और जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू जीटीपी। ये जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू जीटीपी, और इसका जो ये इनकी इसकी इंट्रिंसिक जीडीपीएस एक्टिविटी होती है, ठीक है, ये जीडीपी को जीटीपी बना देता है और जीटीपी को दोबारा जीडीपी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये अल्फा सब यूनिट जाके एडिनाइल सिक्लेज, हमारा इफेक्टर एंजाइम है, ये एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइट ना साइटोप्लाज्म की तरफ होती है। अब ये इसके साथ जाके जब अटैच होगा तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा एडिनाइल सिक्लेज, और एडिनाइल सिक्लेज जब एक्टिवेट होता है तो ये एटीपी को चेंज करता है इनटू सिक्लिक एएमपी। ठीक है, ये एटीपी कन्वर्ट हो जाती है इनटू सिक्लिक एएमपी। अब सिक्लिक एएमपी हमारा सेकंड मैसेंजर है, ये जाएगा सबसे पहले, ये एक्टिव, एक इनएक्टिव हमारे पास एंजाइम होता है प्रोटीन काइनेज ए, ये प्रोटीन काइनेज ए के ऊपर जाके इफेक्ट करेगा, मतलब उसको एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जिसके ना 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 कैटालिटिक, 2 रेगुलेटरी। ठीक है, अब जब जब रेगुलेटरी यूनिट्स के साथ बाइंड होता है तो इनएक्टिव स्टेट में होता है। जैसे ही 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिक्लिक एएमपी इसके साथ बाइंड करते हैं, ये मैंने उसके R2C2 यानी 2 रेगुलेटरी और 2 कैटालिटिक को रिप्रेजेंट किया, तो क्या होगा कि जब रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ सिक्लिक एएमपी बाइंड करेगी तो उसके 2 कैटालिटिक यूनिट सेपरेट हो जाएंगे। जब 2 कैटालिटिक यूनिट सेपरेट जाएंगे तो इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज एक्टिव हो जाएगा, यानी सिक्लिक एएमपी ने क्या करना है, इसने एक्टिव करना है प्रोटीन काइनेज ए को। जब प्रोटीन काइनेज एक्टिव हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन करा देगा। जो हमारे पास प्रोटीन थी वो फॉस्फोप्रोटीन में चेंज हो जाएगी। इस स्टेप के लिए आपको एक तो एटीपी चाहिए, ठीक है, फॉस्फेट डोनर के तौर पे, और मैग्नीशियम भी चाहिए होता है। ठीक है, ये था हमारे पास जी प्रोटीन का सिंपल सा कि हाउ जी प्रोटीन एक्ट एज अ रिसेप्टर। अब जो है ना इसमें ये होगा कि लाइगेंड आपका इनहिबिटरी भी हो सकता है, स्टिमुलेटरी भी हो सकता है। ये हमने स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स पढ़ा है, ठीक है, इसमें जीएस जो होता है वो यूज़ होता है, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स यूज़ होती हैं। अगर कोई इनहिबिशन, कोई इनहिबिटरी रिस्पॉन्स लाइक सेल में कोई काम हो रहा है उसको इनहिबिट करने के लिए अगर कोई लाइगेंड आ रहा है, कोई हार्मोन आ रहा है, तो जी इनहिबिटरी प्रोटीन्स के ऊपर वो आके एक्ट करता है। ठीक है, तो अब ये जो एक बात अब हम इसको देखते हैं कि अगर जब तक ये ना ट्रांजिएंट प्रोसेस है, जब तक लाइगेंड बाइंड रहेगा रिसेप्टर पे तब तक सिक्लिक एएमपी बनती रहेगी, सिक्लिक एएमपी बनती रहेगी, और प्रोटीन काइनेज एक्टिव रहेगा और प्रोटीन फॉस्फोप्रोटीन में बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी। जैसे ये डिटैच होगा सारे प्रोसेस रिवर्स हो जाएंगे।
जैसे कि डिटैच होगा, ये जो अल्फ़ा सब यूनिट डिटैच हुआ था, ठीक है, ये दोबारा वापस चला जाएगा जीटीपी, ये जीटीपी दोबारा जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो सिक्लिक ईएमपी हमारे पास बन गई थी, वो सारी सिक्लिक ईएमपी 5 फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसको 5 एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। 5 एएमपी दोबारा फिर एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। सारे प्रोसेस रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। सिक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम इसको एएमपी बनाएगा, एएमपी फिर एटीपी बन जाएगी। अब ये जो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करने वाली सिक्लिक एएमपी नहीं रही, तो प्रोटीन काइनेज ए दोबारा से ये इनएक्टिव हो जाएगा और जो प्रोटीन फॉस्फोरिलेट हो गई थी वो प्रोटीन फॉस्फेटेजेस एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करके उस फॉस्फोप्रोटीन को दोबारा से डीफॉस्फोरिलेट करा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो जैसे लाइगेंड रिमूव हुआ, सारा प्रोसेस दोबारा रिवर्स में चला जाएगा। अब हमारे पास दो कंट्रोल मैकेनिज्म्स होते हैं इस सारे कैस्केड के, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम जो कि डिफॉस्फोरिलेशन करा देता है और फॉस्फेटेजेस एंजाइम जो हमारी जो कैफ़ीन कॉफ़ी में होती है, ठीक है, वो इफ़ेक्ट करती है इस फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को। वो इस एंजाइम को ना इनहिबिट करती है। अब एंजाइम जब भी इनहिबिट होगा तो सिक्लिक एएमपी बनती रहेगी, उसकी प्रोडक्शन, वो जो सिक्लिक एएमपी बन भी, अगर लाइगेंड रिमूव भी हो गया तो जो सिक्लिक एएमपी सेल के अंदर पड़ी हुई थी ना, वो सिक्लिक एएमपी दोबारा डिग्रेड है, कोई एटीपी दोबारा में नहीं बनती। तो वो सिक्लिक एएमपी जब तक रहेगी वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिव रखेगी और जब प्रोटीन काइनेज एक्टिव रहेगा तो प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन कराता रहेगा। इसीलिए हम एक्टिव रहते हैं कॉफ़ी पी के कि हमारी जो है ना प्रोटीन काइनेज एक्टिव रहता है। अब जो कॉलरा रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कॉलरा टॉक्सिन, सॉरी, कॉलरा अपर्टिसिस टॉक्सिन जो होते हैं, बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इसकी जीटीपीएस एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। जी प्रोटीन की हमने बोला ना इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी है जो जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर रही है और जीटीपी को दोबारा जीडीपी में कन्वर्ट कर रही है। अब इसकी एक्टिविटी जब लॉस हो जाएगी, एक दफ़ा लाइगेंड आके अटैच हुआ, ठीक है, तो अब उससे एक जीटीपी तो बन गया। अब जीटीपी बन गया, अब जो दोबारा रिवर्स नहीं हो पा रहा प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि अब उसकी एक्टिविटी लॉस हो गई है। अब जीटीपी जो एक दफ़ा एक अल्फ़ा सब यूनिट दोबारा डिटैच होने के लिए उसको डिफॉस्फोरिलेट होना ज़रूरी है, वो डिफॉस्फोरेट नहीं हो रहा, तो वो अल्फ़ा सब यूनिट अटैच रहेगा। जब तक अल्फ़ा सब यूनिट एडिनाइल सिक्लेज के साथ रहेगा, एडिनाइल सिक्लेज ने बहुत सारी सिक्लिक एएमपी प्रोड्यूस करते रहना है और सिक्लिक एएमपी ने प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करते रहना है और एक अनअपोज सी एक्टिवेशन हो जाएगी और बार बार प्रोटीन फॉस्फोरिलेट होती रहेगी, ठीक है। तो दैट्स हाउ कॉलरा टॉक्सिन इफेक्ट दीज एंजाइम, एडिनाइल मतलब जीटीपीएस एक्टिविटी को इनहिबिट करके अनअपोज स्टिमुलेशन कॉज कराते हैं ये एंजाइम्स, ठीक है। अब अगर आप सिक्लिक एएमपी की जगह अगर सिक्लिक जीएमपी की बात करें, सिक्लिक जीएमपी के लिए एक स्पेसिफिक हमारे पास लाइगेंड होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड के रिस्पॉन्स में सिक्लिक जीएमपी बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना वो वेस्कुलर एंडोथेलियम से एक वेजोडाइलेटर प्रोड्यूस होता है। उसने नाइट्रिक ऑक्साइड ने ना वेजोडाइलेशन करानी होती है स्मूथ मसल की। वो वेजोडाइलेशन कैसे करता है? थ्रू सिक्लिक जीएमपी। लाइगेंड आके यहाँ पर बाइंड करेगा रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। वेसल की जो स्मूथ मसल की वॉल है ना उसके ऊपर आके ये बाइंड करेगा। उसके बाद जो है सिक्लिक एएमपी की जगह सिक्लिक जीएमपी प्रोड्यूस होगी। सिक्लिक जीएमपी जो है वो फिर आगे रिस्पॉन्स स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कॉज करा देगी। उसके बाद ये एक मैंने जो जो हार्मोन्स जो हैं वो यूज़ करते हैं जीपीसीआरस को, उसका मैंने एक निमोनिक लिखा है फ्लैट चैम्पीटा। मतलब ये जो हार्मोन्स हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप एक दफ़ा देख लें तो ये इजी हो जाएगा याद करना। एफएसएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक, एचसीजी है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, पैराथायरॉइड हार्मोन है, बीटा-एड्रेनर्जिक। ये सारी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सारे जीपीसीआरस वाले ही होते हैं, ये सारे जीपीसीआरस को एम्प्लॉय करते हैं।